प्रिय छात्रों, सुप्रभातम। आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक सेमुसी के छठे पाठ सुभाषितानी के श्लोकों को पढ़ रहे हैं। इसी पाठ के 5 श्लोक हमने पूर्व के वीडियो में पढ़े थे। 5वां श्लोक था, क्रोधो ही शत्रु प्रथमो नराणाम देह स्थितो देह विनाशनाय यथा स्थितः काष्ठगतो ही वह्नि स एव वह्नि दहते शरीरम। यानी मनुष्यों का उसके शरीर में स्थित मनुष्यों का उसकी देह का विनाश करने के लिए उसके शरीर में स्थित प्रथम शत्रु उसके शरीर में ही स्थित क्रोध होता है। यथा काष्ठगत ही वह्नि काष्ठम एव दहते। जिस प्रकार लकड़ी में स्थित आग उस लकड़ी को ही जला देती है, तथैव स एव वह्नि, वही जो क्रोध रूपी आग है वह शरीरम एव दहते, उस शरीर को जला देती है। छठे श्लोक से हम पढ़ रहे हैं। ये तो पूर्व का श्लोक था जिसका मैंने अनुवाद बताया। छठा श्लोक है कि मृगा मृगैः संगम अनुव्रजन्ति गावश्च गोभिः तुर्गा तुरंगी मूर्खाश्च मूर्खैः सुधीयः सुधीभिः समानशील व्यसनेषु सख्यम। संगम अनुव्रजंती में संगम प्लस अनु उपसर्ग और व्रज धातु से लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का शब्द बन रहा है। फिर गावश्च शब्द दिया हुआ है, तो गावश्च का संधि विच्छेद होगा गावह प्लस च, तो यहाँ सत्व विसर्ग संधि होती है। ऐसे ही तुरगह तुरगह प्लस तुरंगी, यहाँ पर भी आपके सत्व विसर्ग संधि हो रही है। फिर मूर्खाश्च, तो मूर्खः प्लस च, यहाँ पर भी सत्व विसर्ग संधि है। फिर गोभी, यहाँ पर गो शब्द का तृतीय विभक्ति बहुवचन का रूप है। सुधी भी ही, गो भी ही, तुरंगे ही, ये सभी मृगे ही, ये तृतीय विभक्ति बहुवचन के रूप है। ठीक है, अब हम इसका अन्वय करते हैं। तो ये अनुव्रजंती जो शब्द है, संगम प्लस अनुव्रजंती, इस शब्द को आप एक बार भी ले सकते हैं या बार बार भी ले सकते हैं। तो पहला वाक्य बनेगा मृगा मृगैः सह। सह शब्द अपनी तरफ से जोड़ना है, या फिर संगम अनुव्रजंती सीधा चलेगा। मृगा मृगैः संगम अनुव्रजंती गाव गोभिः गावश्च, तो गावश्च गोभिः तुर्गः तुरंगैः सह। यहाँ पर सह जोड़ दिया। सह का अर्थ होता है साथ में। और मूर्खाश्च मूर्खैः, मूर्खाश्च मूर्खैः, फिर सुधीयः सुधीभिः, और फिर संगम अनुव्रजंती, इस शब्द को यहाँ पर और ले लेंगे। संगम अनुव्रजंती, अनुव्रजंती। मृगा मृगैः संगम अनुव्रजंती गावश्च गोभिः तुर्गाः तुरंगैः सह मूर्खाश्च मूर्खैः और सुधीय सुधीभिः सह संगम अनुव्रजंती। अब सह का अर्थ आप जानते हैं तृतीय विभक्ति के साथ होता है। सह साकम सार्धम और समम।
यहाँ पर ये पूरा हो जाता, उसके बाद सख्यम, एक ही शब्द जोड़ना है। संगम अनुव्रजंती के बाद ही, सख्यम, समानशील व्यसनेषु च भवति। सख्यम ही समानशील व्यसनेषु च भवति। अब अन्वय हो गया, तो हम अनुवाद करते हैं कि मृगे ही संगम अनुव्रजंती। मृग बहुवचनांत है, हिरण, बहुत सारे जो हिरणों का झुंड है वो मृगे ही संगम अनुव्रजंती, वो हिरणों के साथ ही रहना पसंद करते हैं, वो उनके साथ ही खाना पीना, उठना बैठना, लड़ना झगड़ना, पर वो अपनी जाति, अपने समानशील स्वभाव वाले पशुओं में ही करते हैं, यानी मृगों में ही, वो मृगों के झुंड में ही रहते हैं। और गावश्च गोभी, और गायें भी गायों के साथ, बहुवचनांत है, तो गायें भी गायों के साथ, और तुरगा तुरंगे ही स, और घोड़े भी घोड़ों के साथ, घोड़ों के झुंड में ही रहते हैं। और मूर्खाश्च मूर्खे ही, और एक मूर्ख भी दूसरे मूर्ख का ही साथ चाहता है, उस मूर्ख के साथ कोई विद्वान व्यक्ति नहीं टिक सकता है। और सुधी, यह सुधी भी, और जो विद्वान व्यक्ति है वो विद्वानों के साथ संगम अनुव्रजंती, उनका उनके साथ में ही रहते हैं या उनका अनुसरण करते हैं, यानी उनका साथ में उठना बैठना चलना, जो भी दिनचर्या होती है। तो जो जिस स्वभाव का व्यक्ति है, जो जिस आचरण को करने वाला व्यक्ति, वो उसी पक्ष के लोगों में रहता है, चाहे वो पशुओं में हो चाहे वो इंसानों में हो। क्योंकि ही, निश्चय ही, सख्यम, मित्रता, समानशील व्यसनेषु च भवति, समानशील, समान आचरण गुण धर्म वाले स्वभाव वाले लोगों के साथ या व्यक्तियों के साथ होती है। मित्रता, आप अपनी क्लास में कोई नए फ्रेंड्स आते हैं तो आप पहले उनसे अपनी हॉबीज़ पूछते हैं, किसको क्या अच्छा लगता है। तो जैसे ही आप मित्रता करोगे तो आप अपनी हॉबीज़ बताओगे तो दूसरा भी अपनी हॉबीज़ बताएगा, धीरे धीरे आप में मित्रता हो जाएगी। जो पढ़ने वाला है वो पढ़ने वाले बच्चों के साथ, जो उद्दंडता करने वाला है वो उद्दंडी बच्चों के साथ। इस प्रकार आपका आचरण, व्यवहार, गुण धर्म आदि सभी जब मिल जाते हैं तभी वो मित्रता आगे बढ़ती है। ठीक है। ये 7वां श्लोक है, सेवितव्यो महावृक्ष फल छाया समन्वित, यदि देवात् फलम नास्ति छाया के निवार्यते। यहाँ नास्ति का केवल विच्छेद करना आपको, तो न प्लस अस्ति, संधि आप जानते हैं कौन सी होगी, दीर्घ संधि, न प्लस अस्ति इति दीर्घ संधि। फिर केन लिखा हुआ है तो किम शब्द का है, तृतीय विभक्ति एक वचन। फिर सेवितव्यो लिखा हुआ है तो सेव धातु तव्यत प्रत्यय पुल्लिंग का रूप है, जो ओ की मात्रा है उसको अकारांत विसर्ग में ले लेंगे। तो अन्वय करते हैं अब इसका, फल छाया समन्वित महावृक्ष सेवितव्य, यदि देवात् फलम न अस्ति तो छाया केन निवार्यते। इसके अन्वय में आपको कहीं कोई समस्या नहीं होगी। पहली लाइन में उल्टे क्रम में चलना, फल छाया समन्वित महावृक्ष सेवितव्य, यदि देवात् फलम नास्ति छाया केन निवार्यते। तो फल छाया से परिपूर्ण, फल छाया, एक तो फलदार वृक्ष हो और एक छायादार वृक्ष हो, तो इससे परिपूर्ण, समन्वित यानी युक्त या परिपूर्ण महावृक्ष सेवितव्य, महावृक्षों की आपके हमारे द्वारा सेवा की जानी चाहिए, यानी उनका संरक्षण करना चाहिए। मैं कई बार आपको पढ़ाते समय पर्यावरण के प्रति सजग रहने को कहता हूँ कि आप प्रति वर्ष एक कोई नया पौधा लगाएं और 2 साल उसका संरक्षण करें।
तो आगे से आगे क्रमवार अगर सभी हम मिलकर के प्रयास करेंगे तो धीरे धीरे प्रकृति में पेड़ पौधों का मतलब बढ़ोतरी होगी और इससे शुद्ध ऑक्सीजन मिलेगी। बहुत सारी मतलब जड़ी बूटियों से युक्त पादप भी होते हैं। तो ये सब प्रकृति को स्वच्छ बनाने का, शुद्ध बनाने का कार्य करते हैं। तो फल और छायादार महावृक्षों की सेवा की जानी चाहिए। यदि देवात फलम नास्ति, यदि देवी प्रकोप से या किसी कारण प्रकृतिवश या भाग्यवश 1 वर्ष 2 वर्ष कोई फल नहीं आता है उस वृक्ष के, तो छाया के निवारित है। छाया को कौन दूर कर सकता है, कौन उसकी छाया को हटा सकता है। यानी अगर कोई फलदार वृक्ष है और 1 वर्ष 2 वर्ष वो फल नहीं देता है तो छाया तो देगा, कम से कम शुद्ध ऑक्सीजन देगा है, और जलऊ लकड़ी भी देगा। तो बहुत सारे औषधि तत्व वृक्षों में मौजूद होते हैं, तो वो उनको तो कोई दूर नहीं कर सकता है। तो यदि भाग्यवश कभी फल नहीं आते हैं तो छाया को कौन दूर कर सकता है। अर्थात इन महावृक्षों की, प्रकृति की सेवा आप हम के द्वारा की जानी चाहिए। ठीक है, आगे वाला श्लोक देखें। अमंत्रम अक्षरम नास्ति, नास्ति न प्लस अस्ति, अनौषधम मूलम न अस्ति, अयोग्य पुरुषो नास्ति और योजकस तत्र दुर्लभ। तो योजकस तत्र लिखा हुआ है तो इसका विच्छेद हो जाएगा योजक प्लस तत्र। तो यहाँ पर सत्व विसर्ग संधि होती है। फिर मूलम अनौषधम, यहाँ कोई संधि नहीं हो रही है, म हलंत वर्ण में अ मिलकर के संयोजन हो रहा है, केवल संयोग है ना। तो अब अन्वय करते हैं कि अक्षरम अमंत्रम न अस्ति, अमंत्रम अक्षरम न अस्ति ऐसा भी लिख सकते हैं, और अक्षरम अमंत्रम न और अस्ति, औषधम मूलम अनौषधम न और अस्ति, पुरुषः अयोग्यः न अस्ति, पुरुषः अयोग्य न अस्ति, तत्र योजकः, तत्र योजकः दुर्लभः अस्ति या भवति, कुछ भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, तत्र योजकः दुर्लभः भवति। यानी हर व्यक्ति, हर वस्तु की कोई न कोई उपादेयता है, कोई भी निरर्थक कुछ भी नहीं है। अक्षरम अमंत्रम नास्ति, जो कोई भी अक्षर आपके हमारे द्वारा पढ़ा जाता है वो मंत्रणा से युक्त है। अमंत्रम न अस्ति, यानी विचारहीन है ऐसा नहीं है। कोई भी अक्षर जो है वो विचारों से युक्त है, मंत्रणा से युक्त है। मंत्र यानी विवेक, मंत्र यानी विचार, मंत्र यानी मनन करने योग्य। जो कोई अक्षर है वो अमंत्रम नास्ति, यानी अमंत्रित नहीं है, यानी मंत्र से युक्त है, विचारों से युक्त है। कोई न कोई उसमें विचार या मनन योग्य बात कही गई है। और मूलम अनौषधम नास्ति, जिस किसी वृक्ष की जड़ है वो औषधि तत्वों से परिपूर्ण है, अनौषध नहीं है। अनौषध यानी औषधि तत्व जिसमें नहीं हो, ऐसी नहीं हो सकती। यानी सब कुछ औषधि तत्वों से युक्त होते हैं। जो कोई भी वृक्ष वनस्पति की जड़ें हैं वो निश्चय ही औषधि तत्वों से परिपूर्ण है। पर उसकी पहचान कोई वैद्य ही कर सकता है, वेदराज ही कर सकता है। अक्षरों की मंत्रणा शिक्षक कर सकते हैं, छात्र कर सकते हैं, या जो वेद वेदाध्ययन करने वाला वो कर सकता है। तो कोई अमंत्रम अक्षरम नास्ति, विचारहीन कोई अक्षर नहीं है। यानी सब जो अक्षर हैं, जो कुछ लिखा हुआ वो सब कुछ विचारणा से युक्त है, मंत्रणा के योग्य है। और अनौषधम मूलम नास्ति,
और औषधियों से रहित कोई जड़ नहीं है, अर्थात सभी जड़ें औषधि तत्वों से परिपूर्ण हैं। और पुरुषः अयोग्य नास्ति, और पुरुष अयोग्य नहीं है, यानी कोई न कोई योग्यता है, चाहे वो किसी भी व्यवसाय से जुड़ा हुआ हो, कोई न कोई योग्यता उसमें मौजूद है। और तत्र योजकः दुर्लभः भवति, और उन सब में भी योजक यानी संयोजन करने वाला, जोड़ने वाला, है ना, उन विषयों का समन्वय करने वाला दुर्लभता से प्राप्त होता है, दुर्लभ होता है। यानी औषधि तत्वों की पहचान करने वाला दुर्लभता से पाया जाता है, अक्षरों की मंत्रणा करने वाला दुर्लभता से पाया जाता है, पुरुष की पहचान करने वाला भी दुर्लभता से, तो उनमें संयोजन करने वाला व्यक्ति दुर्लभता से प्राप्त होता है। ठीक है, अयोग्य कुछ भी नहीं है। 9वां श्लोक देखें। संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता, उदये सविता रक्तो रक्तश्चास्तमये तथा। रक्तश्चास्तमये लिखा हुआ है, तो रक्त प्लस च प्लस अस्तमय। यहाँ पर एक जगह सत्व विसर्ग संधि हो रही है, दूसरी जगह दीर्घ संधि हो रही है। ठीक है, और रक्तो लिखा हुआ है तो रक्तः लिख देवें। इस तरीके से इसका अब हम अन्वय करते हैं। महताम, महताम शब्द सबसे पहले लेंगे। महताम संपत्तौ च और विपत्तौ च। महताम संपत्तौ च विपत्तौ च एक रूपता। में एक रूपता लिखा हुआ है, यहाँ पर महताम प्लस एक रूपता शब्द हो जाएगा, एक रूपता भवति। ठीक है, पहली लाइन क्लियर हो गई कि महताम संपत्तौ च विपत्तौ च एक रूपता भवति, यथा, यथा अपनी तरफ से जोड़ देवें, यथा यानी जैसे, सविता उदये रक्तः, उदये रक्तः और फिर भवति। तथा एव, तथा के बाद एव, तथेव लिख सकते हो या फिर तथा प्लस एव, ये शब्द होगा। तथेव अस्तमये च, तथेव अस्तमये च रक्तः और अंतिम शब्द भवति। ठीक है, महताम यानी महान लोगों की, महताम यानी महान लोगों में सभी गुण आ गए, महान, धैर्यवान, गुणवान, रूपवान, जो भी अर्थ लगाते हैं। तो महान लोगों की संपत्तोच्च, संपत्ति के समय में, यानी जब सुख समृद्धि हो, चारों तरफ से कहीं पर कोई भी दुख की छांव नहीं हो, तो संपत्ति के समय में भी, और विपत्तोच्च जब दुख होता है, कष्टों की भरमार हो, तो ऐसी स्थिति में भी एक रूपता भवति, एक समान स्वभाव वाले होते हैं। महान लोगों की आदत होती है, स्वभाव होता है कि वो सुख के समय में ज़्यादा सुखी नहीं होते हैं और दुख के समय में भी ज़्यादा दुखी नहीं होते हैं, यानी समान स्वभाव, एक ही प्रक्रिया से वो चलते रहते हैं। ठीक है, यथा यानी जैसे, सविता सूर्य, उदये रक्तः भवति, उदय होने पर भी पूर्व दिशा में जब आप सूर्योदय देखते हैं तो बिल्कुल लाल वर्ण का होता है। तो जिस प्रकार सूर्य उदय होने के समय में भी लाल होता है, तथैव ठीक उसी प्रकार अस्तमय च रक्तः भवति, अस्त होने पर भी वो लाल ही रहता है। यानी दोनों समय, उदय होने के समय, और उदय होना सुख का प्रतीक है और अस्त होना दुख का प्रतीक है। और सूर्य के उदय होते अंधेरा दूर हो जाता है, प्रकाश आ जाता है, और अस्त होते ही वापिस अंधेरा आ जाता है।
तो ऐसे ही महान लोग भी संपत्ति के समय और विपत्ति के समय एक जैसे स्वभाव वाले होते हैं, बिल्कुल वो घबराते नहीं हैं। 10वां श्लोक देखें। विचित्रे खलु संसारे नास्ति किंचित निरर्थकम। यहाँ पर दो शब्द हैं, किंचित प्लस निरर्थकम। फिर अश्वः चेत, अश्वः चेत लिखा हुआ है, अश्वः प्लस चेत, त को द में लिया हुआ, ये जस्त संधि का नियम है। अश्वः चेत, फिर नास्ति, न प्लस अस्ति, इस प्रकार। अब हम इसका अन्वय कर लेते हैं। अंतिम श्लोक है इस पाठ का कि अस्मिन् संसारे, खलु, खलु शब्द आगे जोड़ेंगे, खलु का अर्थ होगा निश्चय ही, तो अस्मिन् शब्द सबसे पहले लेंगे। अस्मिन् विचित्रे संसारे, अस्मिन् विचित्रे संसारे किंचित खलु किंचित निरर्थकम, खलु किंचित निरर्थकम नास्ति। अस्मिन् विचित्रे संसारे खलु किंचित निरर्थकम नास्ति। अश्वः चेत धावने वीरः, अश्वः चेत एक साथ भी लिख सकते हैं, धावने वीर, तरही, तरही यानी तब तो, भारस्य वहने, भारस्य वहने खरः वीरः भवति या अस्ति। खरः, वीर शब्द को वापस ले लें, वीरः भवति या अस्ति। ठीक है। इस विचित्र संसार में, अस्मिन् विचित्र संसार, निश्चय ही इस विचित्र संसार में किंचित निरर्थकम नास्ति, कुछ भी निरर्थक नहीं है। जो हमने अभी 7वें श्लोक में पढ़ा था, जो कुछ है कोई न कोई योग्यता लिए हो, उसमें कोई न कोई योग्यता मौजूद है ना। अश्वः चेत धावने वीर, अश्व यानी घोड़ा, चेत यानी यदि, अश्व चेत धावने वीर, घोड़ा यदि धावने यानी दौड़ने में, वीर यानी सक्षम है, कुशल है। अगर घोड़ा दौड़ने में कुशल है या समर्थ है, सक्षम है, चेत, चेत यानी तरही, चेत यानी यदि, या फिर तरही यानी तब तो, खरह भारस्य वहने वीर भवति, गधा भी बोझा ढोने में, भार का वहन करने में, वीरः सक्षम या कुशल, भवति इति होता है। अगर घोड़ा दौड़ने में सक्षम है तो निश्चय ही गधा भी बोझा ढोने में सक्षम होता है, वीर होता है। यहाँ पर आपके पाठ के सभी श्लोक समाप्त हो जाते हैं, पाठ पूर्ण हो गया। उसके बाद आप जो भी एक्सरसाइज के प्रश्न हैं, अभ्यास प्रश्न हैं, उन सभी प्रश्नों के उत्तर आप आराम से लिख सकते हैं। जैसे एक पदेन उत्तर, तो मनुष्याणाम महान रिपु क अस्ति, तो मनुष्यों का महान शत्रु कौन होता है, तो आलस्यम, ये एक शब्द में उत्तर आ गया, आलस्यम। फिर गुणी किम वेति, तो गुणी गुणम वेति, एक एक शब्द में उत्तर आ रहे हैं, ये इस तरीके से। फिर केशाम संपतो च विपतो
ये महताम उत्तर दे दिया। विभतो एक रूपता भवती, तो महताम यही इसका उत्तर है, महताम। पशुना अपि कीदृश गृह्यते, तो उदीरितः अर्थः, उदीरितः और अर्थः। हे उदय समय अस्त समय च कह रक्त भवती, कौन लाल वर्ण का होता है, तो सविता, सविता यानी सूर्य। सूर्य उदय होने के समय या अस्त होने के समय बिल्कुल लाल रहता है। हे पूर्ण वाक्यन उत्तरतः, तो केन समा बंधु नास्ति, तो उद्यमेन समा बंधु नास्ति, वसंतस्य गुणम कह जानाति, वसंतस्य गुणम पिकः जानाति। फिर बुद्धया कीदृशः भवन्ति, तो बुद्धया परंगित ज्ञान फला भवन्ति। नराणाम प्रथम शत्रु कः, व्यक्तियों का पहला शत्रु कौन होता है, तो नराणाम प्रथम शत्रु क्रोधः। फिर सुधीयः सख्यम केन सह भवति, तो सुधीभिः सह। अस्माभिः कीदृशः वृक्षः सेवितव्य, हमारे द्वारा कैसे वृक्षों की सेवा की जानी चाहिए, तो अस्माभिः फल छाया समन्वित महावृक्ष सेवितव्य। इसके बाद ये तीसरा और चौथा जो प्रश्न है इसको आप रहने दें, क्योंकि आप सभी श्लोकों के सप्रसंग अनुवाद लिख रहे हैं और अन्वय भी लिख रहे हैं। उसके बाद पांचवा है यथा निर्देशम परिवर्तनम विधाय वाक्यानि रचयत। ये सभी प्रश्न आपको PDF फाइल के माध्यम से भेजे जा रहे हैं, तो आप सभी अपनी अभ्यास पुस्तिकाओं में लिखें और संधि पद या संधि विच्छेद भी करें, समस्त पदों का विग्रह भी करें और सभी श्लोकों का सप्रसंग हिंदी अनुवाद भी लिखें। धन्यवाद।